हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 12th की हिस्ट्री की बुक के फर्स्ट चैप्टर का, जिसका नाम है ईंटें, मनके और अस्थियां। इसमें हम मुख्यतः अध्ययन करते हैं हड़प्पा सभ्यता का और ये इसके ऊपर 7th वीडियो है। साथ ही यह इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे सेकंड चैप्टर के ऊपर। यदि इससे पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखे तो उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी प्राचीन सत्ता, अर्थात जो हड़प्पा सभ्यता में सत्ता का स्वरूप कैसा था, उसके ऊपर हमने चर्चा की थी। साथ ही हमने चर्चा की थी कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ था। आज हम चर्चा करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई थी, इसके पीछे की क्या स्टोरी है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम चर्चा करेंगे अतीत को जोड़कर पूरा करने में पुरातत्वविदों को क्या क्या समस्याएं आई, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। वह किस प्रकार से पुरावस्तुओं का वर्गीकरण करते थे, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। साथ ही जो भौतिक साक्ष्य हैं उनकी क्या सीमाएं होती हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, अब हम चर्चा करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, साथ ही इसके पीछे की क्या स्टोरी है। इसमें मुख्यतः हम 3 बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के जो प्रथम महानिदेशक थे कनिंगम, वह इस सभ्यता को क्यों नहीं पहचान पाए। फिर हम चर्चा करेंगे कि 1924 ईस्वी में जब जॉन मार्शल के द्वारा विश्व को इस सभ्यता के बारे में बताया गया था, तो विश्व के लिए एक नवीन सभ्यता थी, लेकिन ये मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी, तो एक प्राचीन सभ्यता भी थी। तो इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे एक नवीन और प्राचीन सभ्यता के बारे में। सबसे अंत में हम चर्चा करेंगे कि उत्खनन की जो नई नई टेक्नोलॉजी आई है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि वह पुरानी टेक्नोलॉजी से कैसे भिन्न है। और साथ ही जो पुरातत्वविद हैं उनके नए जो दृष्टिकोण हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, इन बिंदुओं के ऊपर चर्चा करने से पहले हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई है इसके पीछे की जो शॉर्ट स्टोरी है उसको हम जान लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रति जो सबसे पहले जो ध्यान गया था वह गया था चार्ल्स मैसन नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका गया था। यह पंजाब जो वर्तमान पाकिस्तान में है उसके साहिवाल जिले में ये जाता है और वहां पर एक टीले को देखता है। साहिवाल जिले में एक टीले को देखता है और उस टीले के बारे में यह अपनी डायरी में भी लिखता है। लेकिन फिर भी इस सभ्यता के बारे में ना तो वह ठीक से जान पाया और ना ही अन्य लोग इसके बारे में जान पाए। इसके बारे में दोबारा ध्यान जाता है 1853 से 56 के मध्य में, जब कराची से लाहौर के मध्य में रेलवे लाइन का जब काम चल रहा था, तो जब पत्थरों की कमी पड़ी तो मजदूरों ने क्या किया कि पास ही के टीले से, और वह टीला कौन सा था, हड़प्पा, वहां से इन्होंने बहुत सारी ईंटें निकालकर रेलवे लाइन में बिछा दी, जिससे हड़प्पा नामक जो टीला है उसकी बहुत सारी इमारतों को नुकसान पहुंचा और बहुत सारी ऐसी जानकारी हमेशा के लिए विलुप्त हो गई जो हम जान पाते। उसके बाद में 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की जब स्थापना हुई और इसके प्रथम महानिदेशक बने कनिंगम। तो कनिंगम ने जब यहाँ के टीले और मोहरों को देखा तो वह भी उनको नहीं पहचान पाए, और यहाँ पर कनिंगम ने इस सभ्यता को या इस टीले या मोहर को ऐसे काल से संबंध स्थापित करने की कोशिश की जिससे वे परिचित थे। लेकिन 1904 में जब जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक बनते हैं, तो उन्हीं के नेतृत्व में 1921 में हड़प्पा का उत्खनन कार्य किया जाता है दयाराम साहनी के द्वारा, और 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य किया जाता है राखलदास बैनर्जी के द्वारा। और इन दो उत्खनन कार्यों से पता चला कि यह जो टीले या मोहर है यह एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता है, और 1924 ईस्वी में जॉन मार्शल के द्वारा इस सभ्यता के बारे में संपूर्ण विश्व को बताया गया। देखिए, अब हम चर्चा करते हैं कि वो कौन से रीजन थे जिसकी वजह से लोग इस सभ्यता को भूल गए थे या नहीं पहचान पा रहे थे। सबसे पहला रीजन है कि सभ्यता के जब शहरों का विनाश हुआ 1800 ईसा पूर्व के आसपास में, तो लोग इस सभ्यता के बारे में धीरे धीरे भूल गए, क्योंकि उन्होंने इस सभ्यता के बारे में बातें करना बंद कर दी और आने वाली पीढ़ी है वो इस सभ्यता के बारे में नहीं जान पाई। दूसरा है सभ्यता की अज्ञातता। सहस्त्राब्दियों बाद यानी हजारों वर्षों बाद में जब लोगों ने जहां पर ये सभ्यता डेवलप हुई थी उन नगरों के आसपास बसना शुरू किया, तो अनजाने में कई बार उनके सामने पुरावस्तुएं आ जाती थी, लेकिन वो उनका अर्थ नहीं समझ पाते थे कि उनका अर्थ क्या है। इसी प्रकार से जब बाढ़ या मिट्टी के कटाव, खेत की जुताई या खजाने की खुदाई के दौरान कई बार सतह पर ऐसी वस्तुएं आ जाती थी जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित थी, लेकिन इन वस्तुओं को लोग समझ नहीं पाते थे। लेकिन जब पुरातत्वविदों ने इन भौतिक अवशेषों से प्राप्त साक्ष्यों के माध्यम से सभ्यता के इतिहास और अंशों को जोड़ने का कार्य किया, तो इस महान सभ्यता की क्या हो पाई, खोज हो पाई। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं यहाँ पे कि कनिंगम इस सभ्यता को क्यों नहीं पहचान पाए।
उनकी कौन सी ऐतिहासिक भूलें हुई। साथ ही जब कनिंघम के साथ में एक हड़प्पाई मोहर आई तो उनका उन्होंने गलत व्याख्या किस प्रकार से की, और क्या रीजन था कि कनिंघम इस सभ्यता को नहीं पहचान पाए। तो इन बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, कनिंघम है, ये भारतीय पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल थे, अर्थात महानिदेशक थे। 1861 ईस्वी में इस विभाग की स्थापना हुई थी और इसके पहले जो डायरेक्टर जनरल बने थे वह थे कनिंघम। कनिंघम की जो सर्वाधिक रुचि थी, यह हम कह सकते हैं कि वो लिखित स्रोतों पर अधिक बल देते थे। देखिए, इतिहास को जानने के दो प्रकार के स्रोत होते हैं, एक होते हैं पुरातात्विक स्रोत और दूसरे होते हैं लिखित स्रोत। तो यहाँ पर जो कनिंघम है, इन्होंने पुरातात्विक स्रोतों की बजाय केवल लिखित स्रोतों पर अधिक ध्यान दिया। दूसरा इनका रीजन था कि इनकी जो मुख्य रुचि थी ये ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल की शुरुआत होती है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। इस टाइम पीरियड में इनकी ज्यादा रुचि थी। तो पहले हम अर्थ समझ लेते हैं कि ऐतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है। देखिए, ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर ही इतिहास को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल इतिहास का वह टाइम पीरियड होता है जिसमें मानव पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए इस टाइम पीरियड को समझने के लिए हमें पूर्ण रूप से पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसमें हम अध्ययन करते हैं पाषाण काल का। दूसरा आ जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल वह टाइम पीरियड था जिसमें मानव पढ़ा लिखा था, लेकिन इस समय के जो मानव ने जो लिखा उसको हम अभी तक पढ़ नहीं पाए, वो अपठनीय है। तो इसलिए यहाँ पर भी पूर्ण रूप से हमें किस पर निर्भर रहना पड़ता है, पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। और इस टाइम पीरियड को बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, और इसमें हम अध्ययन करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता का। और यहाँ पर जो कनिंघम होता है उसकी मुख्य रुचि थी ऐतिहासिक काल में, और ऐतिहासिक काल से तात्पर्य होता है कि इतिहास का वह टाइम पीरियड जिसमें मानव पढ़ा लिखा भी था और जो उन्होंने लिखा उसको हम पढ़ भी पा रहे हैं, यानी वो क्या है, पठनीय। तो यहाँ से हमें इतिहास की स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त होती है। और कनिंघम की जो मुख्य रुचि थी वह इसी टाइम पीरियड में थी। और ये टाइम पीरियड अगर हम भारतीय इतिहास की बात करें तो ये शुरू होता है 600 ईसा पूर्व में, यानी महाजनपद काल से इस टाइम पीरियड की शुरुआत होती है। इसीलिए जो कनिंघम है उसने लिखित स्रोतों पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त कनिंघम ने ध्यान दिया चीनी जो तीर्थयात्री थे जो भारत में आते थे और भारत के बारे में जो उन्होंने देखा वह उन्होंने अपने वृत्तांत में लिखा, उनका उपयोग अधिक किया। और यहाँ पर आने वाले जो चीनी यात्री हैं वो भी इस सभ्यता से अनजान थे, हड़प्पा सभ्यता से। इसी वजह से कनिंघम भी इस सभ्यता की जो प्रासंगिकता है उसको नहीं जान पाए। देखिए, एक अंग्रेज अधिकारी ने कनिंघम को एक हड़प्पाई मोहर भी दी थी, और ये उस हड़प्पाई मोहर का एक चित्र है जो उन्होंने अपनी डायरी में बनाया है। और इस मोहर का कनिंघम के द्वारा गलत काल निर्धारित किया गया, और उसका मुख्य कारण था क्योंकि कनिंघम का मानना था कि भारतीय इतिहास का जो प्रारंभ है वह गंगा घाटी से होता है, अर्थात 600 ईसा पूर्व के आसपास होता है, महाजनपद काल से। यही कनिंघम का मानना था। इसी वजह से कनिंघम है वह हड़प्पा के महत्व को कभी भी नहीं समझ पाया। कनिंघम ने हड़प्पाई मोहर के ऊपर एक रिपोर्ट भी लिखी थी 1875 में। देखिए, अब हम चर्चा करते हैं कि वो कौन से रीजन थे जिसकी वजह से कनिंघम इस सभ्यता को नहीं पहचान पाए। तो देखिए, सबसे पहला जो रीजन था वह था कि कनिंघम है वह लिखित स्रोतों पर अधिक निर्भर था, और जो हड़प्पा सभ्यता है इसके बारे में जो लिखित स्रोत मिलते हैं उस लिपि को अभी तक हम नहीं पढ़ पाए, और ना ही कनिंघम इसको पढ़ पाया था। तो इस वजह से कनिंघम हड़प्पा सभ्यता को नहीं पहचान पाया। एक और अन्य रीजन था कि कनिंघम का मानना था कि भारतीय इतिहास की शुरुआत होती है 600 ईसा पूर्व के आसपास, अर्थात महाजनपद काल से भारतीय इतिहास की शुरुआत होती है। यह उसकी पूर्व अवधारणा थी। इस वजह से भी कनिंघम इस सभ्यता की जो प्रासंगिकता है उसको नहीं समझ पाया। साथ ही हड़प्पा सभ्यता से मिलने वाली जो जटिल वस्तुएं थी उनको भी कनिंघम समझने में असमर्थ था। इसके अतिरिक्त जो हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन था वो इतना शानदार था कि कनिंघम ये सोच ही नहीं पाया कि महाजनपद काल से पहले भी भारत में कोई नगरीय सभ्यता हो सकती है। तो ये सब रीजन थे जिसकी वजह से कनिंघम इस सभ्यता को नहीं पहचान पाया। हम चर्चा करते हैं कि यह सभ्यता किस प्रकार से विश्व के सामने आती है, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। हम चर्चा करते हैं सबसे पहले जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो उत्खनन कार्य हुआ था उससे किस प्रकार से इस सभ्यता के बारे में पता चला। साथ ही हम चर्चा करते हैं कि 1924 में जॉन मार्शल के द्वारा इस सभ्यता की घोषणा की गई, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि जॉन मार्शल का भारतीय पुरातत्व में क्या योगदान रहा, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और सबसे अंत में हम चर्चा करेंगे कि उत्खनन जो पद्धतियां हैं उनकी क्या सीमाएं रहीं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, 1904 में जॉन मार्शल हैं, ये भारतीय पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक बने, और इन्हीं के नेतृत्व में
1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा का उत्खनन कार्य किया गया और 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य किया गया। यहाँ पर आप मैप में देखेंगे कि ये मोहनजोदड़ो है और ये हड़प्पा है और इन दोनों के मध्य में लगभग 650 से 700 किलोमीटर की दूरी है। जब दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने इन पुरा स्थलों का उत्खनन कार्य किया तो वहां से इनको एक जैसी मोहर दिखाई दी, साथ ही एक जैसा इनको नगर नियोजन दिखाई दिया और इस आधार पर ये जो मोहरें मिली हैं इनसे एक नई सभ्यता के होने का संकेत इनको मिला। यहाँ पर ये लोग जान पाए कि इतनी दूरी के होने के बावजूद भी यहाँ पर मिलने वाली जो पुरावस्तुएं हैं उनमें एक रूपता है। यहाँ तक कि इनका जो नगर नियोजन है उसमें भी काफी एक रूपता है और ये निश्चित तौर पे किसी एक सभ्यता और संस्कृति के ही भाग होंगे। और 1924 ईस्वी में जोल मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा की। एक अंग्रेजी अखबार है, ब्रिटिश अखबार है, उसके माध्यम से इस सभ्यता की खोज की घोषणा की और यह बताया कि यह सभ्यता है, ये मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसके समकालीन है। यहाँ पर एस.एन. राव अपनी पुस्तक द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में कहते हैं कि मार्शल ने भारत को जहां पाया था उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। यानी मार्शल ने भारतीय इतिहास को कहाँ पाया था? 600 ईसा पूर्व में गंगा घाटी के आसपास पाया था महाजनपद काल से और इस सभ्यता की खोज की वजह से वह भारतीय इतिहास को 3000 वर्ष पीछे ले गया। अब हम चर्चा करते हैं कि जॉन मार्शल का भारतीय पुरातत्व में क्या योगदान रहा था। तो देखिए, जॉन मार्शल भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे क्योंकि इन्होंने इससे पहले भी यूनान और क्रीट में काम किया था, तो वो अनुभव इनके पास में था। इसलिए इन्होंने भारतीय पुरातत्व में कई बदलाव किए। इन्होंने क्या किया कि दैनिक जीवन की जो पद्धतियां थी उनको जानने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई। यानी जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वह अपने दैनिक जीवन में क्या करते थे उसके संबंध में इनकी ज्यादा अभिरुचि थी। अब हम चर्चा करते हैं कि उत्खनन जो पद्धति है उसमें क्या सीमाएं रही। तो देखिए, मार्शल ने पूरे टीले में समान परिणाम वाली इकाइयों के साथ उत्खनन किया, यानी एक क्षैतिज उत्खनन किया, सीधी रेखा के साथ उत्खनन किया। इस कारण से अलग अलग स्तरों से मिली वस्तुओं को एक साथ रख दिया जाता था। इससे बहुत सारी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वह खो गई। देखिए, उस समय जो उत्खनन जो टेक्नोलॉजी थी वो इतनी बढ़िया नहीं थी और जो उत्खनन किया जाता था वो एक क्षैतिज रेखा में किया जाता था और इससे क्या होता था कि अलग अलग जो स्तर से मिलने वाली जो वस्तुएं होती थी उनको एक साथ रख दिया जाता था, जिससे बहुत सारी जानकारियां हैं वो खो जाती थी। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक टीले में बने हुए स्तर का यहाँ पर ग्राफ दिखाया हुआ है कि ये सबसे निचला स्तर है, उसके बाद में ये बी ए इस प्रकार से स्तर बने हुए हैं और जब आप क्षैतिज उत्खनन करते हो तो आपको जो ऊपर और नीचे वाले जो स्तर है उनकी जो वस्तुएं हैं वो मिक्स हो जाती हैं और बहुत सारी जानकारियों से आप वंचित रह जाते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि पुरास्थल क्या होते हैं, टीले क्या होते हैं और स्तर क्या होते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि पुरास्थल, टीले और स्तर क्या होते हैं, फिर इसके बाद में हम दोबारा से चर्चा करते हैं कि जॉन मार्शल के द्वारा उत्खनन में कौन कौन सी गलतियां की गई थी जिसकी वजह से जो बहुत सारी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो नष्ट हो गई। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि पुरास्थल क्या होते हैं। पुरातात्विक पुरास्थल वस्तुओं और संरचनाओं के निर्माण, प्रयोग और फिर उन्हें त्याग दिए जाने से बनते हैं। प्राचीन काल में मनुष्य जब बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण करता है, संरचनाओं का निर्माण करता है, बिल्डिंग वगैरह बनाता है, उनका प्रयोग करता है और फिर उन्हें किसी वजह से त्याग देता है, तो वो वस्तुएं कहलाती है पुरावस्तुएं। और जहां पर ये पुरावस्तुएं मिलती हैं उस स्थल को कहा जाता है पुरास्थल। जैसे कि हमें हड़प्पा के जो स्थल है वहां से मोहर मिली है, बर्तन मिले हैं, मनके मिले हैं, तो जहां से हमें ये पुरावस्तुएं मिली हैं उस स्थल को कहा जाता है पुरास्थल। अब हम चर्चा करते हैं टीलों का निर्माण कैसे होता है। जब लोग एक ही स्थान पर नियमित रूप से रहते हैं तो भूमि खंड के अनवरत उपयोग तथा उपयोग से आवासीय मलबों का निर्माण हो जाता है, जिन्हें हम कहते हैं टीले कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी भूमि पर मनुष्य रहते हैं और मानव के द्वारा उस भूमि का प्रयोग किया गया और उसे छोड़ दिया गया, तो किसका निर्माण हुआ? पुरास्थल का निर्माण हुआ। मनुष्य जब इनको छोड़ देता है तो वहां पर धूल मिट्टी जमा हो जाती है। धूल मिट्टी जमा होने के बाद में नीचे क्या है वो पता नहीं चलता और हजारों वर्षों के बाद में दोबारा से मानव यहाँ पे बसना शुरू कर देता है और ये प्रक्रिया है, चलती रहती है। फिर उनको छोड़ देगा, वहां पे धूल मिट्टी जमा हो जाती है, फिर मनुष्य वापस से 100 200 500 वर्षों बाद में उसी स्थान पे रहना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बहुत ही बड़े टीले का निर्माण हो जाता है और इसी टीले में अलग अलग स्तर पाए जाएंगे।
जब मनुष्य ने पहली बार रहना शुरू किया तो वो पहला स्तर होगा, फिर धूल मिट्टी जमा हो गई, दोबारा से रहना शुरू किया तो वो सेकंड स्तर होगा। देखिए क्या होता है कि अल्पकालीन या स्थायी परित्याग की स्थिति में हवा या पानी की क्रियाशीलता और कटाव के कारण भूमि खंड के स्वरूप में बदलाव आ जाता है और इसी से स्तरों का निर्माण होता है। टीले के अंदर क्या होता है, स्तरों का निर्माण होता है। इसको हम दोबारा से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, भूमि होती है वह कभी भी समतल नहीं होती है। इसी प्रकार से उबड़ खाबड़ या पहाड़ होंगे, कहीं पर समतल होगा। तो मनुष्य यहाँ पर जब बसता है तो कुछ बस्तियां ऊपर की ओर होंगी और कुछ बस्तियां हैं वो नीचे की तरफ होंगे। यहाँ पर मनुष्य रहता है, रहने के बाद में जब वो स्थान को त्याग देता है तो क्या बनते हैं, पूरा स्थल बनता है। ठीक है, त्यागने के बाद में यहाँ पर धूल मिट्टी, हवा और पानी की क्रियाशीलता की वजह से इस भूखंड में थोड़े बदलाव आ जाते हैं। बदलाव आ जाते हैं इसके 100, 200, 500 या 1000 वर्ष बाद में मनुष्य जब यहाँ पर दोबारा से रहना शुरू करता है और बार बार इसी प्रकार से मनुष्य रहना शुरू करता है तो इससे किसका निर्माण होता है, टीले का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, इससे होता है टीले का निर्माण। और इस टीले के अंदर आपको विभिन्न स्तर दिखाई देंगे। ये क्या है, स्तर। सबसे पहले जो मनुष्य रहने लगा था वो स्तर आपको सबसे नीचे मिलेगा, अर्थात वह कौन सा स्तर हो गया, प्राचीनतम स्तर हो गया। और सबसे जो अंत में मनुष्य रहने लगा था वह नवीन स्तर होगा, ये आपको सबसे ऊपर की तरफ मिलेगा। यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये एक स्तर होता है, ये समान नहीं होता, समतल नहीं होता। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक सभ्यता के टीले में बने स्तरों को यहाँ पर दर्शाया गया है कि मनुष्य जब सबसे पहले रहने लगा, ये सबसे निचले वाला स्तर है, सबसे प्राचीन स्तर है। तो यहाँ पर आपको देखेंगे कि पोट्री मिलेगी, ठीक है, स्टोन एरो के पॉइंट मिलेंगे। फिर इसके बाद में मनुष्य ने जब इसको रहना छोड़ दिया तो यहाँ पर धीरे धीरे धूल मिट्टी जमा हो जाती है। यहाँ पर आपको कोई संकेत नहीं मिलेंगे। इसके कुछ वर्षों बाद में उसी स्थान पर मनुष्य दोबारा से रहना शुरू कर देता है, तो ये एक नवीन स्तर हो गया इसकी तुलना में। फिर पुनः वही प्रक्रिया चलती है कि मनुष्य यहाँ पे रहना छोड़ देता है और फिर एक अलग स्तर का निर्माण होता है जिसे यहाँ पर स्तर बी दर्शाया गया है। यहाँ पर आपको ग्लास बोतल दिखाई दे रही है, हॉर्स शो दिखाई दे रहे हैं। और जो नवीनतम स्तर है इसमें आपको एल्यूमिनियम के कैन दिखाई देंगे, कार लाइसेंस प्लेट दिखाई देंगी, प्लास्टिक के कंगे दिखाई देंगे। तो ये हो गया मॉडर्न ग्राउंड सरफेस हो गया। तो इस प्रकार से मनुष्य किसी स्थान पर रहता है, फिर उनको फिर छोड़ देता है, फिर रहना शुरू कर देता है, तो उससे एक टीले का निर्माण होता है और इस टीले में आपको विभिन्न स्तर मिलेंगे। और जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने शुरुआत में क्या किया कि स्तर के आधार पर उत्खनन कार्य न कर कर एक क्षैतिज रेखा में उत्खनन कार्य किया। इससे क्या होता है कि विभिन्न स्तर की जो वस्तुएं हैं वो मिक्स हो जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी स्तर है वो एक क्षैतिज रेखा में नहीं है, एक सीधी रेखा में नहीं है। सब में आपको कहीं पर ऊपर होगा, कहीं पर नीचे होगा, कभी भी एक स्तर की क्षैतिज रेखा नहीं होती है। और शुरुआत में जो उत्खनन करता थे इन्होंने क्षैतिज रेखा के आधार पर उत्खनन कार्य किया, जिससे क्या होता था कि अलग अलग स्तर की जो वस्तुएं थी वो मिक्स हो जाती थी और हमें बहुत सारी जो जानकारी मिल सकती थी वो हम खो देते हैं। देखिए, अब हम चर्चा करते हैं कि इन स्तरों का क्या महत्व है। देखो, टीलों में मिले विभिन्न स्तरों से प्राचीन आवास का पता चलता है। स्तरों के रंग, प्रकृति और पुरावस्तुओं में भिन्नता होती है। साथ ही ऐसे स्तर जहां पर कोई लक्षण आपको दिखाई नहीं दे, जहां पर पुरावस्तु आपको दिखाई नहीं दे, उनको हम कहते हैं बंजर स्तर कहते हैं। इस मैप में आप देख सकते हैं कि जो स्तर डी है, यहाँ पर आपको कोई पुरावस्तु दिखाई नहीं दे रही, केवल आपको यहाँ पर सैंड दिखाई दे रहा है, रेत दिखाई दे रहा है। तो इसके आधार पर इसको हम कह सकते हैं कि ये कैसा स्तर है, बंजर स्तर है। स्तरों का जो अध्ययन है ये स्तर क्रम विज्ञान कहलाता है। निचला जो स्तर होता है ये सबसे प्राचीन होता है और ऊपरी जो स्तर होता है ये सबसे नवीनतम होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्तर है, ये सबसे प्राचीन है और सबसे ऊपर वाला जो स्तर है ये सबसे नवीनतम है। स्तरों में मिली पुरावस्तुओं को सांस्कृतिक काल खंडों में जोड़ा जा सकता है। जो स्तरों के आधार पर जो वस्तुएं मिलती हैं उनको सांस्कृतिक आप काल खंड में उनको जोड़ सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि जब व्हीलर भारतीय पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष बनते हैं तो इन्होंने जो अब उत्खनन कार्य किया ये स्तरों के आधार पर किया। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि 1947 ईस्वी में जब भारत का विभाजन हो जाता है, अधिकतर जो पुरास्थल है वो पाकिस्तान में चले जाते हैं। तो उसके बाद में भी जो भारतीय पुरातत्व करता थे उन्होंने हड़प्पा स्थलों की खोज जारी रखी, जिससे हड़प्पा स्थलों का क्या हुआ, विस्तार हुआ। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि नए प्रश्न और दृष्टिकोण के ऊपर चर्चा करेंगे कि पुरातत्वविदों का जब पहले उत्खनन करते थे तब उनका क्या दृष्टिकोण था, वर्तमान में जब उत्खनन कर रहे हैं तो उनका क्या दृष्टिकोण है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वैज्ञानिक तकनीकों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, जब व्हीलर भारतीय पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग के
महानिदेशक बनते हैं तो इन्होंने क्षैतिज इकाई की बजाय स्तर विन्यास पर ध्यान दिया। अब इन्होंने जो उत्खनन किया वह एक क्षैतिज इकाई में ना कर स्तरों के आधार पर किया, अलग अलग स्तरों के आधार पर इन्होंने उत्खनन किया। साथ ही ये सेना में पहले ब्रिगेडियर रह चुके थे, तो इन्होंने अपने जो उत्खनन अभियान था इसमें सैन्य परिशुद्धता का भी क्या किया, समावेश किया। भारतीय पुरातत्विक एवं सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक अर्थात डायरेक्टर जनरल बने थे 1944 ईस्वी में। यहाँ पर व्हीलर है अपनी पुस्तक माई आर्कियोलॉजी मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान में लिखते हैं कि जब उन्होंने इस टीले को सबसे पहली बार देखा तो उनकी आंखें हैं वो आश्चर्यचकित हो गई थी। तो यहाँ पर जो व्हीलर है अपनी उत्खनन का जो अनुभव है वो शेयर करते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं, ये एग्जाम की दृष्टिकोण से कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम चर्चा करते हैं कि 1947 ईस्वी में जब भारत का विभाजन हो गया था तो अधिकतर जो पुरास्थल थे वो पाकिस्तान चले गए थे। बड़े बड़े जो पुरास्थल थे जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, ये सब कहाँ पे चले गए थे, पाकिस्तान में चले गए थे। लेकिन भारतीय पुरातत्वविदों के द्वारा इन स्थलों की खोज जारी रखी गई और वर्तमान में इस सभ्यता के पाकिस्तान से भी ज्यादा जो पुरास्थल मिले हैं वो कहाँ पर मिले हैं, भारत में मिले हैं। जिनमें से प्रमुख पुरास्थल है कालीबंगन है, लोथल है, राखीगढ़ी है और धोलावीरा। इनका उत्खनन कब व किसके द्वारा हुआ, तो 1955 में एस.आर. राव द्वारा लोथल का उत्खनन कार्य किया गया। 1960 में बीबी लाल व बी.के. थापर के द्वारा कालीबंगन का उत्खनन कार्य किया गया। इसी प्रकार से 1974 में एम.आर. मुगल के द्वारा बहावलपुर का और 1990 में आर.एस. बिष्ट के द्वारा धोलावीरा का उत्खनन कार्य किया गया। अब हम चर्चा करते हैं नए प्रश्न और दृष्टिकोण की। देखिए आज के जो शोधकर्ता हैं वह केवल जो वस्तुओं मिली है पुरावस्तुएं उनके ऊपर अध्ययन नहीं करते, बल्कि ये उस समय की जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलू है उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। पहले जो उत्खननकर्ता या शोधकर्ता होते थे केवल वहां पर जो मिलने वाली जो पुरावस्तुएं होती थी उनका अध्ययन पर ज्यादा फोकस करते थे। लेकिन वर्तमान में जो शोधकर्ता है यह तात्कालीन समय की जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति कैसी थी उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो ये मुख्यतः अंतर आया है पहले के उत्खनन और वर्तमान उत्खनन में। देखिए समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय जो दल हैं उनके द्वारा भी हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य किया गया था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में संयुक्त अनुसंधान भी किए गए। इसी का एक उदाहरण मिलता है 1980 में जर्मन इतावली संयुक्त दल द्वारा मोहनजोदड़ो की जो सतह है इनका अन्वेषण किया गया था। 1986 में अमेरिकी दल के द्वारा हड़प्पा में उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया था। और ये जो उत्खनन कार्य है ये आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों के आधार पर किया जाता है। ये इनमें जो मिलने वाली जो पुरावस्तुएं हैं, संरचनाएं मिली हैं, जानवरों के जो हड्डियां मिली हैं उनका बहुत ही बारीकी से अध्ययन करते हैं और उस समय की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति कैसी थी वो जानने का प्रयास करते हैं। साथ ही आम लोगों का जीवन कैसा होता था वो भी ये जानने का प्रयास करते हैं। देखिए अब हम अध्ययन करते हैं जो पुरातत्वविद होते हैं उनको अतीत को जोड़कर पूरा करने में क्या क्या समस्याएं आती हैं, अर्थात वह खोजों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। साथ ही वर्गीकरण करने के पश्चात में जो वस्तुएं होती हैं उनकी व्याख्या करने में क्या क्या समस्याएं आती हैं। इसके अतिरिक्त हम चर्चा करेंगे कि इतने दशकों के पुरातात्विक कार्यों के पश्चात में हमने क्या क्या उपलब्धि प्राप्त की है। साथ ही कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिनके बारे में अभी भी खोज करना शेष है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि जो भौतिक साक्ष्य हैं इनकी क्या सीमाएं होती हैं, जिसमें सबसे बड़ी समस्या आती है कि जो हड़प्पाई लिपि है उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया। यदि उस लिपि को हम पढ़ पाते तो बहुत सारी ऐसी जानकारी है खास करके धार्मिक और राजनीतिक विषय को लेकर जिसको हम जान पाते। इसके अलावा कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जैसे कपड़ा है, चमड़ा है, लकड़ी है, इस प्रकार की जो जैविक सामग्री है ये आमतौर पर बच नहीं पाती। उसका रीजन ये है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता आज से लगभग 4-5 हजार वर्ष पुरानी है और इतने वर्षों तक यह सामग्री नष्ट हो जाती है, खास करके जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वहां पर। इसके अतिरिक्त जो हमें पुरावस्तुएं मिलती हैं वो भी केवल वो पुरावस्तुएं मिलती हैं जो टूटी हुई है या उस समय के लोगों के द्वारा त्याग दी गई थी। वही पुरावस्तुएं हमें पुरातात्विक स्थल है वहां से प्राप्त होती है। इसके अलावा बहुमूल्य जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं जैसे सोने चांदी के जो बर्तन प्राप्त हुए हैं, फयूंस प्राप्त हुए हैं, ये वस्तुएं हैं ये जो पुरातत्वविद हैं उनको संयोगवश ही प्राप्त हुई है। कैसे? क्योंकि ये जो वस्तुएं होती हैं इनका ये लोग पुनः उपयोग के लिए रखते थे, लेकिन किसी कारणवश वो भूल गए रखने के पश्चात में या बाह्य आक्रमण हो गया तो वह भाग गए। तो ऐसी परिस्थितियों में ही हमें जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं वो मिल पाती है। अन्यथा ये जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं इनका ये लोग पुनः उपयोग कर लेते थे। केवल हमें भाग्यवश या संयोगवश ही इस प्रकार की जो दुर्लभ वस्तुएं हैं वो मिल पाती हैं।
अब हम चर्चा करते हैं कि पुरातत्वविद जब इन वस्तुओं को प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद में इनका वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे जो पहला सिद्धांत है वर्गीकरण का वह है सामान्य सिद्धांत। अर्थात पत्थर के जो वस्तुएं मिले हैं उनको अलग कर लिया जाता है, मिट्टी की वस्तुओं को अलग। इसी प्रकार से धातु, अस्थि और हाथी दांत की जो बनी वस्तुएं हैं उनको जिस पदार्थों से या जिस तत्व से वह वस्तु बनी है उसके आधार पर उनका वर्गीकरण कर लिया जाता है। जिसकी पत्थर से बनी वस्तुओं को अलग, मिट्टी से बनी को अलग और धातु से बनी वस्तुओं को अलग अलग वर्गीकृत कर दिया जाता है। दूसरी प्रकार से इनका वर्गीकरण किया जाता है कि कोई वस्तु औजार है या आभूषण है, यानी उसकी उपयोगिता के आधार पर, या फिर दोनों है। देखिए, पुरातत्वविदों को यह जानने में काफी समस्या आती है कि कोई वस्तु औजार थी या आभूषण थी, या फिर दोनों ही तरह से उसका ये लोग यूज करते थे, या फिर हो सकता है कि वो वस्तु आनुष्ठानिक प्रयोग की हो। तो इस प्रकार से भी जो पुरातत्वविद हैं इनका वर्गीकरण करने का प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त ये जो वर्गीकरण करते हैं ये करते हैं उपयोगिता की समझ के आधार पर। अर्थात वर्तमान में जो वस्तुओं का प्रयोग होता है उसी के आधार पर ये लोग वस्तुओं का वर्गीकरण करते हैं, यानी आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं के साथ उनकी क्या करते हैं, समानता करते हैं। इस आधार पर ये पता करने का प्रयास करते हैं कि इस वस्तु का क्या उपयोग होता होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मनके हैं, मनके बनाने का वर्तमान समय में उपयोग होता है माला बनाने के लिए। तो पुरातत्वविदों का मानना है कि उस समय में भी इसका उपयोग है वो माला बनाने के लिए किया जाता होगा। इसके अतिरिक्त चक्कियां हैं, और जो पत्थर के फलक है जैसे इनका उपयोग पौधे वगैरह या फसल को काटने के लिए किया जाता होगा। या कुछ मिट्टी वगैरह के पात्र मिले हैं, इनका वर्गीकरण करना आसान होता है, और ये आधुनिक समय में ये वस्तुएं किस प्रयोग के लिए प्रयुक्त होती है उस आधार पर ये लोग इसका वर्गीकरण कर पाते हैं। अन्य प्रकार का वर्गीकरण है संदर्भ के परीक्षण के माध्यम से। अर्थात वह वस्तु कहाँ पर मिली है इस आधार पर भी पुरातत्वविद हैं ये वस्तुओं का वर्गीकरण करते हैं। जैसे वो वस्तु घर पर मिली है या नाले में मिली है, कब्र में मिली है या भट्टी में मिली है, इस आधार पर भी जो पुरातत्वविद हैं वो वस्तुओं का क्या कर पाते हैं, वर्गीकरण कर पाते हैं। अन्य प्रकार का वर्गीकरण होता है कि अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा लेना। जैसे उदाहरण के लिए कि हड़प्पा से हमें कुछ कपास के टुकड़े मिले हैं। अब ये कपास के टुकड़ों से कपड़े बनाते थे कि नहीं बनाते थे, इसके लिए हमें अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि हमने देखा था कि भौतिक जो साक्ष्य होती हैं उनकी सीमाएं होती हैं, और कपड़ा है ये 4-5 हजार वर्षों तक नष्ट हो गया होगा। इसी वजह से हमें जो अप्रत्यक्ष साक्ष्य है, जैसे कि हमें ये मूर्ति मिली है पुरोहित राजा की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक सोल ओढ़ा हुआ है। तो इस आधार पर मूर्ति में किए गए चित्रण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये लोग कपास से बने कपड़े पहनते होंगे, अर्थात सूती कपड़े ये लोग प्रयोग में लाते होंगे। इसके अतिरिक्त जो पुरातत्वविद होते हैं वो संदर्भ की जो रूपरेखाएं होती हैं उनको भी विकसित करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हड़प्पाई मोहर जब पहली बार मिली तो पुरातत्वविदों को ये नहीं समझ में आया था कि इसका प्रयोग क्या होता होगा, जब तक कि उसका कोई संदर्भ नहीं मिला। संदर्भ कहाँ से मिला, मेसोपोटामिया की सभ्यता है वहां से भी हमें हड़प्पाई मोहर मिली है। इसके अतिरिक्त मेसोपोटामिया की अपनी मोहरें भी मिली हैं, और मेसोपोटामिया की जो लिपि है उसको हम पढ़ पाते हैं, और दोनों सभ्यताएं एक ही सांस्कृतिक अनुक्रम की हैं। तो जब इन दोनों की खोजों की तुलना की गई तो उसके आधार पर अनुमान लगाया गया कि हड़प्पाई जो मोहर है उनका क्या प्रयोग होता होगा, अर्थात इनका जो प्रयोग है वो मुद्रांकन में किया जाता होगा। इसके अतिरिक्त रोपड़ से मिले मुद्रांकन से भी हमें पता लग पाया कि हड़प्पाई मोहरों का क्या प्रयोग होता था। अब देखिए, पुरातत्वविदों ने इनका वर्गीकरण कर लिया। अब वर्गीकरण करने के पश्चात में इनको बहुत सारी समस्याएं आती हैं। खास करके जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो आती है इनको धार्मिक प्रथाओं के आधार पर, क्योंकि पुरातत्वविद क्या करते हैं, कोई भी ऐसी वस्तु जो उनको असामान्य सी लगती है, अपरिचित लगती है, तो उनका मानना होता है कि वह वस्तु धार्मिक महत्व की होगी। जैसे कि आभूषणों से लदी हुई एक नारी की मरण मूर्ति मिली उनको, यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके शीर्ष पर भी कुछ प्रसाधन है, तो पुरातत्वविदों ने इसको मातृ देवी की संज्ञा दी। इसी प्रकार से जो उन्हें पुरुषों की जो दुर्लभ मूर्तियां मिली हैं उसको उन्होंने संज्ञा दे दी, पुरोहित राजा की संज्ञा दे दी। इसके अलावा पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी संरचनाएं मिली हैं जो सार्वजनिक महत्व की उनको लगी, उनको भी उन्होंने आनुष्ठानिक महत्व की बता दिया। जैसे स्नानागार है, या कालीबंगा और लोथल से मिली जो वेदियां हैं उनको भी पुरातत्वविदों ने आनुष्ठानिक महत्व की बताया। लेकिन क्या यह सच में आनुष्ठानिक विषय की थी, यह अभी भी शोध का विषय है। इसके अतिरिक्त जो पुरातत्वविद हैं उनको जो मोहर मिली है, हड़प्पाई मोहर मिली है, उस पर भी कई बार अनुष्ठान के दृश्य होते हैं। उसके आधार पर भी इनकी जो धार्मिक आस्था है और प्रथा है उनको ये पुनर्निर्मित करने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ मोहरों पर पेड़ पौधे उत्कीर्ण है, तो यहाँ पर पुरातत्वविद अनुमान लगाते हैं कि ये लोग प्रकृति की पूजा करते होंगे।
इसके अलावा कुछ ऐसे जानवरों के भी चित्र मिले हैं जो अभी तक विश्व में नहीं पाए गए, ना ही उनके होने का कोई साक्ष्य है, जैसे कि यूनिकॉर्न है, एक सींग वाला बैल है। तो इसका मानना है कि यह एक काल्पनिक जानवर होगा, जो उनके हो सकता है कि किसी धर्म से जुड़ा होगा, किसी देवता का वाहन हो सकता है, या हो सकता है कि एक संलिष्ट जानवर हो, यानी अलग अलग जानवरों की विशेषता को मिलाकर इस जानवर की मूर्ति बनाई गई हो या इसका चित्रांकन किया गया हो। इसके अलावा हड़प्पाई जो स्थल है, वहां से एक योगी की मुद्रा में एक मोहर मिली है। इस मोहर में आप देख सकते हैं कि एक योगी है, इसके ऊपर सींग है, इसके चारों तरफ जानवरों के चित्र हैं, जैसे हाथी हो गया, बाघ हो गया, गैंडा हो गया या भैंसा हो गया, और इसके नीचे है वो हिरण के चित्र है। तो पुरातत्वविदों ने इस मूर्ति की जो तुलना है, इस मोहर पे जो चित्रांकन किया गया है उसकी जो तुलना है, वो हिंदुओं के प्रमुख देवता आद्य शिव से की है, और इसी आधार पर इसको आद्य शिव और पशुपति की उपाधि प्रदान की है। इसके अलावा पत्थर की कुछ शंक्वाकार वस्तुएं मिली हैं, जिनको लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो अर्नेस्ट मेकी की पुस्तक है अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, उसमें कहा गया है कि इस प्रकार के जो पत्थर हैं, ये अक्सर लाजवर्द मणि, जैस्पर, चालसेडनी या अन्य पत्थरों से बने होते हैं, और इनकी जो ऊंचाई होती है ये 2 इंच से ज्यादा नहीं होती। तो यहाँ पर अर्नेस्ट मेके ने एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है कि हो सकता है कि ये लिंग के रूप में, यानी शिवलिंग के रूप में इनकी पूजा की जाती हो, या फिर ये भी हो सकता है कि पट्टों पर खेले जाने वाले जो खेल होते हैं, जैसे शतरंज है, पासा है, उस प्रकार के खेलों में इनको उपयोग किया जाता हो। तो अभी तक जो पुरातत्वविद है वो स्पष्ट तौर पर ये नहीं कह सकते कि ये धार्मिक महत्व की चीज है या मनोरंजन की चीज है। अब हम चर्चा करते हैं कि पुरातत्वविद अभी तक ये सब क्यों नहीं जान पाए। देखिए, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब पुरातत्वविद हैं, खास करके जो धार्मिक महत्व की कोई चीजें होती हैं, ये सब अनुमान के आधार पर होती हैं, और पुरातत्वविद इनकी जो आरंभिक और जो बाद की परंपराएं हैं उनसे समानता करते हैं। यहाँ पर जो पुरातत्वविद होते हैं वो ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं, अर्थात वर्तमान से अतीत की ओर, कि वर्तमान में कोई वस्तु का क्या उपयोग होता होगा, इस आधार पर वो प्राचीन समय में उस वस्तु का क्या उपयोग होगा वो जानने का ये प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये जो टेक्निक है, ये हर वस्तु पर लागू नहीं होती। कुछ वस्तुओं पर लागू हो सकती है, जैसे चक्कियां हैं, उनके ऊपर लागू हो सकती है। मिट्टी या धातु से बने कुछ पात्र मिले हैं, उनके ऊपर ये लागू हो सकती है। लेकिन यदि हम बात करें धार्मिक प्रतीक, तो इनके संदर्भ में ये अधिक संदिग्ध होती हैं, उनको जान पाना पॉसिबल नहीं है। देखो, इसको समझने के लिए हम आद्य शिव की मोहर को देखते हैं। आद्य शिव की हम मोहर को देखते हैं तो इसको चारों तरफ जानवरों से घेरा गया था। तो पुरातत्वविदों ने इसको उपाधि दी आद्य शिव और पशुपति की उपाधि दी। और सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके बाद में आती है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के अंदर जो प्रमुख ग्रंथ है ऋग्वेद, इसका संकलन किया गया था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में। और ऋग्वेद के अंदर शिव को रुद्र नामक देवता के रूप में उल्लेख किया गया है। और बाद की जो पौराणिक परंपराएं हैं, वहां पर जो रुद्र का नाम मिलता है वो शिव मिलता है। यानी ऋग्वेद में तो शिव को किस नाम से उल्लेख किया गया है, रुद्र के नाम से, और ऋग्वेद के बाद में जो पौराणिक ग्रंथ आते हैं वहां पर जो शिव है उसको शिव के नाम से उल्लेख किया गया है। लेकिन यदि हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में न तो शिव को पशुपति बताया गया है, अर्थात जानवरों का स्वामी बताया गया है, न ही उनको योगी के रूप में दिखाया गया है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि यह जो चित्रण है, अर्थात जो ये मोहर मिली है, ये ऋग्वेद में दिए गए रुद्र के विवरण से मेल नहीं खाती है। तो यहाँ पर जो पुरातत्वविद हैं वो अनुमान लगाते हैं या एक सुझाव देते हैं कि हो सकता है ये किसी प्रकार का कोई शमन हो। अब यहाँ पर देखिए, समन से क्या तात्पर्य है। समन वे महिलाएं या पुरुष होती हैं जो जादुई इलाज करने की शक्ति के साथ साथ दूसरी दुनिया से संपर्क साधने की जो शक्ति है उसका दावा करते हैं, ऐसा उनमें सामर्थ्य है। इस प्रकार का वो क्या करती हैं, दावा करती हैं। तो पुरातत्वविदों का मानना है कि ये जो हमें मोहर मिली है, ये हो सकता है कि किसी समन की हो, एक ऐसे व्यक्ति की हो जो जादू टोना करने में विश्वास करता हो, और वो दावा करता हो कि उसका दूसरी दुनिया के साथ में क्या है, संबंध है, और लोग उसकी पूजा करने लगे हो। तो अभी तक भी जो ये मोहर मिली है, इसके बारे में स्पष्ट तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि इसका क्या महत्व था। अब हम चर्चा करते हैं कि इतने दशकों के हुए पुरातात्विक कार्यों के पश्चात में हमने क्या क्या उपलब्धि प्राप्त की है। देखिए, कुछ जानकारियां हैं, जैसे अर्थव्यवस्था के बारे में और सामाजिक भिन्नताओं के बारे में हम ज्यादा जान पाए। देखिए, किसी भी सभ्यता के हम 4 पहलुओं का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक। और यहाँ पर यदि हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है।
सामाजिक जो भिन्नताएं हैं या सामाजिक स्थिति है, उसके बारे में भी हम बहुत कुछ अभी तक जान पाए हैं और बहुत कुछ जानना अभी बाकी है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें, धार्मिक वस्तुओं की बात करें, तो उनके बारे में हम बहुत कम जान पाए हैं। राजनीतिक जो पहलू है उस समय का, उसके बारे में हम बहुत कम जान पाए हैं। तो ये दो ऐसे टॉपिक हैं जिनके बारे में अभी भी हमें बहुत कुछ जानना बाकी है। और इसके पीछे रीजन है कि हम उसकी लिपि को नहीं पढ़ पाए। हो सकता है कि भविष्य में जब हम उसकी लिपि को पढ़ पाए तो स्थिति और भी अधिक स्पष्ट हो। और ये पढ़ पाना तभी पॉसिबल हो सकता है कि यदि हमें कोई द्विभाषिक अभिलेख मिल जाए। देखिए, द्विभाषिक अभिलेख से तात्पर्य होता है कुछ राजाओं ने अलग अलग लिपियों में कुछ लेख लिखवाए और दोनों पर सेम बातें लिखी। इसी का हम एग्जाम्पल लेते हैं। हिंद यूनानी शासकों के द्वारा कुछ सिक्के चलाए गए और उन सिक्कों पर अभिलेख लिखवाए गए। सिक्कों के एक तरफ तो उन्होंने यूनानी भाषा लिखी, ये यूनानी लिपि में कुछ लिखा, और दूसरी तरफ उन्होंने लिखा खरोष्टी लिपि में। यहाँ पर हिंद यूनानी जो शासक थे उनके द्वारा यूनानी भाषा में जो लिखा गया था उसको यूनानी जो विद्वान थे वो समझ पाए, और उसी के आधार पर वो खरोष्टी लिपि को भी समझ पाए। और जब खरोष्टी लिपि समझ में आ गई तो कुछ अशोक के ऐसे अभिलेख थे जो खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खरोष्टी लिपि समझ पाने के बाद में सेम बातें हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। तो पुरातत्वविद है वो ब्राह्मी लिपि को भी समझ पाए। यदि हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में भी कोई हमें ऐसा अभिलेख मिल जाए कि जिसके एक तरफ सिंधु लिपि लिखी हो और दूसरी तरफ एक ऐसी लिपि लिखी हो जिससे पुरातत्वविद परिचित हो, इस प्रकार से इस लिपि को भी हम पढ़ने में समर्थ हो। और हड़प्पा सभ्यता के संबंध में हमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो हमें जानने बाकी है, उन पर विराम लग सके। इसके अलावा जो पुनर्निर्माण के जो अभी तक हमें साक्ष्य मिले हैं वो अभी भी संदिग्ध बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे विशाल स्नानागार जो हमें मिला है, क्या सच में एक आनुष्ठानिक संरचना थी? हड़प्पा सभ्यता में क्या व्यापक स्तर पर साक्षरता थी? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से हमें बहुत सारी मोहर मिली है, बहुत सारे ऐसे अभिलेख मिले हैं जिनमें हड़प्पाई लिपि में कुछ लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त जो कब्रिस्तानों में हमें जो सामाजिक भिन्नताएं दिखाई देती हैं वो बहुत ही कम दिखाई देती हैं। तो क्या बड़े स्तर पर लोगों में सामाजिक भिन्नताएं थी जो हमें दिखाई नहीं देती, या सच में लोगों में बहुत ही कम सामाजिक भिन्नताएं थी? ये जानना भी अभी बाकी है। स्त्री पुरुषों का जो संबंध है उससे जुड़े प्रश्न भी आज भी अनुत्तरित है, उनको भी जानना बाकी है। इसके अलावा क्या महिलाएं हैं वो मृद भांड बनाती थी, या आज ही की तरह वह रंगने के कार्य करती थी? इसके अलावा शिल्प कर्मियों के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते थे? नारी की जो हमें ये मृण मूर्ति मिली है, इसका वास्तव में क्या उपयोग होता था? ये भी अभी तक हमें जानना बाकी है। इसके अलावा कुछ विषय आज भी ऐसे हैं जिनके बारे में विद्वानों ने बहुत कम अन्वेषण किया है और भविष्य में इसके बारे में कार्य करना अभी बाकी है, क्योंकि ये क्षेत्र अभी भी बिल्कुल नया है। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में स्त्री और पुरुषों के बीच में क्या संबंध होते थे, उनके विवाह संबंध किस प्रकार से होते थे। तो कुछ विषय आज भी ऐसे हैं जिनके बारे में हमें बहुत सारे जानकारियां प्राप्त करना बाकी है। तो इस वीडियो में हमने अध्ययन किया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, इसके पीछे की क्या कहानी है, साथ ही जो पुरातत्वविद हैं उनको अतीत को जोड़कर पूरा करने में क्या क्या समस्याएं आती हैं उसके ऊपर हमने चर्चा की। और यहीं पर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड जो चैप्टर है क्लास 12th की बुक का, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।